साल में लगभग 50,000 गाय कटती है। वो सब गाय का मांस हमारे अंग्रेज सैनिक खाते हैं। भारतवासियों को ये पसंद नहीं आता है और उनका विद्रोह और आक्रोश इतना तेज है कि हिंदू और मुसलमान सब मिलकर हमारे खिलाफ हैं। फिर आगे लिख रही है कि मैं आपको आदेश देती हूं कि आप जल्दी से इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ करिए, नहीं तो अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ेगा। फिर अंत में वो सुझाव दे रही है पत्र में कि मेरा एक सुझाव है, अगर आप करें तो बहुत अच्छा। वो सुझाव ये है कि जितने कत्लखाने अंग्रेजों की सरकार चलाती है भारत में, उन सभी कत्लखानों में मुसलमानों की भर्ती कराइए और हिंदुओं को बताइए कि गाय मुसलमान काटते। और उसके बाद पत्र उसने खत्म किया है। लैंसडाउन के पास जब ये पत्र आया तो उसका जो नीचे का अधिकारी था उसका नाम था डलहौजी। उसने डलहौजी को पत्र दिखाया। दोनों ने मिलकर कहा कि हाँ, हम कोई ऐसा कोशिश करें। तो जितने अंग्रेज कत्लखाने चलते थे उन सब में मुसलमानों की जबरदस्ती भर्ती की गई और अखबारों में खबर छपाई गई कि देखो गाय मुसलमान काट रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो हिंदू और मुसलमान मिलकर गाय बचा रहे थे उन्होंने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा इस हिंदुस्तान में 1895 में हुआ और उसके बाद आग लग गई पूरे देश में। और ये आग इतनी जबरदस्त फैली कि सन 1905 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल मुसलमानों को, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं को। और उस समय तक अंग्रेजों का वायसराय आ गया था, उसका नाम था कर्जन। कर्जन ने डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट नाम का एक कानून बनाया, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। कर्जन को एक चिट्ठी आई ब्रिटिश पार्लियामेंट से। उसके जवाब में उसने कहा कि मैंने भारत में बंटवारे का बीज बो दिया है, एक दिन यही बीज वृक्ष बनेगा और भारत देश के 2 टुकड़े करेगा। माने 1947 में भारत का जो बंटवारा हुआ उसका बीज 1905 में बंगाल के बंटवारे में ही बो दिया गया और अंग्रेज अपनी रणनीति में कामयाब हो गए। उनकी रणनीति क्या थी? बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ। तो परिणाम यही हुआ कि हिंदू मुसलमान तो आपस में लड़ने लगे, अंग्रेजों की सरकार चलती रही और गाय भी कटती रही और उनको मांस भी मिलता रहा। और उसका अंत यह है कि आज तक वही खेल हो रहा है। मैंने इस हिंदुस्तान में बहुत सारे मुस्लिम परिवारों में जाकर ये जानने की कोशिश की है कि कितने मुस्लिम परिवार हैं जो रोज गाय का मांस खाते। तो पता चला कि भारत में 1% भी मुसलमान नहीं है जो रोज गाय का मांस खाते हैं। वो ये कहते हैं कि साल में 2 या 3 बार खाते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत खराब लगता है तो हम बंद कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, वो खुद कहते हैं। और इस विषय पर मैंने हैदराबाद में जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसके मौलाना से बात की है, लखनऊ में मौलाना वहीदुद्दीन से बात की है, दिल्ली में बात की है। सभी मौलाना उलेमा तैयार हैं कि अगर हिंदू समाज हमारे साथ बैठे तो हम गाय के कत्ल के प्रश्न को हल करना चाहते हैं। और इस बार आप जानते हैं कि ईद पर जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है बरेली, उन्होंने नोटिस जारी किया था कि कत्ल ना किया जाए, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचती। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं श्री सुदर्शन जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया इस बार और मुसलमानों ने उनकी बात को माना, आदर दिया और नहीं हुआ इस बार गाय का कत्ल ईद पर, बकरीद पर। तो यह प्रश्न हल हो सकता है, समाज के स्तर पर, हिंदू मुसलमानों के स्तर पर हल हो सकता है। ये सब बात हमने सुप्रीम कोर्ट में कही। मैंने कहा आप अगर इसको मानते हैं तो समाज भी हल कर लेगा। तो कोर्ट ने मान लिया कि सामाजिक रूप से गाय की रक्षा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदू मुसलमान की दोस्ती भी इससे बढ़ती है। फिर तीसरी हमने कहा कि यह संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है कि गाय बचे, क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो केंद्र है, देखिए संस्कृति और सभ्यता किसी भी देश की आत्मा होती है। संस्कृति और सभ्यता में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं और आप हमेशा याद रखें इसको। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है।
अगर यहाँ मंच पर मैं आपको एक कोई ऐसी महिला को पेश करूं जो मराठी स्टाइल की साड़ी पहने हुए हो, तो आप तुरंत देख के पहचान लेंगे कि ये मराठी है। अगर कोई एक महिला ऐसी आए जो बंगाली स्टाइल की साड़ी पहने हुए हो, तो भी आप पहचान लेंगे कि ये बंगाली है। अगर कोई महिला गुजराती स्टाइल की साड़ी पहन के आए, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये गुजराती है। अगर कोई महिला पंजाबी स्टाइल की साड़ी पहन के आए, तो भी आप पहचान लेंगे ये पंजाबी है। माने मैं क्या कहना चाहता हूँ, साड़ी बांधने का जो स्टाइल है वो संस्कृति है, और साड़ी जो है वो सभ्यता है। साड़ी को बांधने के जो अलग अलग तरीके हैं उसी को संस्कृति कहते हैं, और जो एक चीज कॉमन है सब में वो साड़ी है, उसको सभ्यता कहते हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के केंद्र में गाय है। क्यों? हर सभ्यता के केंद्र में अर्थव्यवस्था होती है, और हर अर्थव्यवस्था को चलाने के तरीके से संस्कृति निरूपित होती है। हमारे भारत में एक बड़े महान व्यक्ति हो गए, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने एक सूत्र दिया है, बहुत सुंदर है। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म का मूल जो है ना वो अर्थ है, और अर्थ का मूल जो है वो कार्य है। अगर धर्म टिकाना है तो अर्थ को मजबूत बनाना आवश्यक है। माने जो देश में आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी वहां धर्म नहीं टिकता। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। और उन्होंने ये परिभाषा किस लिए दी? धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारी संस्कृति का केंद्र है उसको समझाने के लिए ये उन्होंने परिभाषा दी। तो भारत में अर्थव्यवस्था कहां से चलती है? धर्म चलाना हो तो अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था मजबूत तभी होगी जब भारत की खेती और शेतकरी मजबूत हो, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का 77% हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ है, और खेती की सबसे ज्यादा मजबूती गाय के शेन और गोमूत्र से जुड़ी हुई है। यूरिया डीएपी तो छेपक के रूप में आया है। यूरिया डीएपी हमारी खेती का आधार नहीं है, कभी भी नहीं रहा। ये तो पिछले 40 साल में आया, और 40 साल में जिन लोगों ने इसको लाया उनसे भी मैंने बातें की। ये बड़े बड़े जो कृषि विद्यापीठ खुले हुए हैं ना, इनके प्रोफेसर्स और इनके रिसर्च स्कॉलर्स को पूछा है कि ये यूरिया डीएपी आपने क्यों लाया? तो उन्होंने कहा हमने थोड़ी लाया, सरकार ने लाया। हमने तो भोंपू की तरह से गांव गांव में बजाया कि यूरिया वापरो, डीएपी वापरो। लाया तो सरकार ने क्यों लाया? तो कहते हैं कि यूरिया डीएपी बेचने वाली कंपनियां ही राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा डोनेशन देती हैं। राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा डोनेशन मिले तो आवश्यक है कि रासायनिक खत ज्यादा बिके। तो हर एक राजनीतिक पार्टी की सरकार जब आएगी तो खत बिकवाएगी। खत बिकवाने के लिए कृषि विद्यापीठ के प्रोफेसरों को भोंपू की तरह से इस्तेमाल करेगी। वही हो रहा है। हर एक प्रोफेसर कहता है यूरिया वापरो, डीएपी वापरो, और मजे की बात है कि वो प्रोफेसर अपने क्षेत्र में नहीं वापरता उसको। हाँ, अपने क्षेत्र में नहीं डालेगा यूरिया डीएपी सुपर। कोई शेतकरी आएगा उसको बताएगा यूरिया डालो, डीएपी डालो। हमारे भारत देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं ना, एमएस स्वामीनाथन, उनका घर में देखने गया एक बार, तो उनके खेत में आज तक यूरिया नहीं डाला, लेकिन सबको पूरे देश में यूरिया डलवाया। अब स्वामीनाथन साहब कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, चूक हुई। एक दिन मैंने पूछा क्यों, तो उनका बात ऐसी है कि उस समय मैं सरकार की पगार खाता था, इसलिए जो सरकार कहे वही कहता था। अभी मैं रिटायर हो गया हूं, तो अब मैं वो कहता हूं जो सच है। और आपको माहिती है कि एमएस स्वामीनाथन इस समय महाराष्ट्र सरकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग कमेटी के चेयरमैन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कमेटी, सेंद्रीय खेती करने वाला जो कमीशन है उसके चेयरमैन है। थोड़े समय पहले तक यही सबसे ज्यादा यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट डालो ऐसा बोलते थे। यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट एक बहुत बड़ा होक्स है। वो होक्स क्या है? खेत में जितना भी यूरिया डालो वो कभी काम में नहीं आता, कभी नहीं काम में आता। कारण क्या है कि यूरिया की किसी भी पीक को जरूरत ही नहीं है, काम में कैसे आए? तो आप बोलेंगे जी यूरिया से तो भोजन बनता है।
भोजन तो पीक को चाहिए, पौधे को चाहिए। पौधे का भोजन यूरिया से नहीं बनता है, पौधे का भोजन सूर्य के प्रकाश से बनता है। विज्ञान की एक क्रिया है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। उसमें हर पौधा सूर्य के प्रकाश को शोषित करके अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। उसमें यूरिया की कोई भूमिका नहीं, क्योंकि वो तो माटी में डलता है। माटी से पौधा क्या लेता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेता है और पानी लेता है, और भोजन तो पौधा सूर्य के प्रकाश से बनाता है। और सामान्य रूप से शेतकरी जब यूरिया डालते हैं तो वो कब डालते हैं? पेरनी होती है, फिर उसके बाद बीज डालते हैं, अंकुरण होने के 20 दिन के बाद यूरिया डालते हैं। और विज्ञान का नियम यह है कि पौधा 20 दिन के बाद सूर्य प्रकाश से भोजन लेना शुरू कर देता है। तो यूरिया तो अनयूज्ड। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का।